नमस्कार साथियों। आज हमारा फार्माकोथेरापेutiक्स का पहला लेक्चर है। अब डेली फार्माकोथेरापेutiक्स की आपकी क्लास लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माथेरापेutiक्स होता क्या है? देखिए, फार्मा इसमें दो शब्द बने हुए हैं, फार्मेको और दूसरा है हमारा थेरापेutiक्स। फार्माको मतलब दवाइयाँ, थेरेपी मतलब हमें इलाज करना। दवाइयों के द्वारा हम मरीज का इलाज कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? फार्माकोथेरापेutiक्स में। फार्माकोथेरेपेutiक्स के अंदर पहला जो चैप्टर है हमारा वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना हो गया। ये सब किसमें आता है? हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को यदि हम देखें तो कार्डियो, इसमें भी दो शब्द बने हुए हैं। कार्डियो मतलब आपका हृदय हो गया और वेस्कुलर मतलब हमारी ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारा जिसमें हम हार्ट और अपनी ब्लड वेसल्स का अध्ययन करते हैं, ये हमारा कहलाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा वो है क्या? हार्ट। अब एग्जैक्टली हार्ट होता क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें चार चैम्बर होते हैं। उनका काम क्या होता है? सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना। जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में चार, मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के चार चैम्बर्स हैं। ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं। जब ये चैम्बर सिकुड़ते हैं तब आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है तब इसमें ब्लड आपका वापस भरता है। ये है हमारा हार्ट। अब एग्जैक्टली हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? हार्ट हमारा होता कहाँ पे है? कहते हैं कि हार्ट यहाँ पे होता है। जब भी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा तो किसी को अटैक वगैरह आता है तो वो यहाँ पे दबा लेता है हाथ। तो हार्ट यहाँ पे नहीं होता है, हार्ट होता है बिल्कुल सेंटर पे। लेकिन उसका कुछ पार्ट लेफ्ट साइड, मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, ये मान लीजिए हमारी थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में यहाँ पे स्टर्नम है, यहाँ पे स्टर्नम है, और ये हमारी क्या है? रिब्स है। ये हमारी क्या है? रिब्स है। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर इस साइड, 12 पेयर इस साइड, मतलब कितनी रिब्स हो जाएंगी? टोटल 24 रिब्स हो जाती है हमारी। तो हार्ट की जो लोकेशन होती है वो सेंटर ऑफ चेस्ट होती है, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन उसका कुछ पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये वाला पोर्शन, कुछ पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड होता है। अब बात करते हैं हार्ट की लेयर की। हार्ट में कितने प्रकार की लेयर पाई जाती है? हार्ट में तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है। तीन प्रकार की लेयर होती है इसमें। पहली होती है हमारी एपिकार्डियम, दूसरी होती है हमारी मिडकार्डियम, और तीसरी होती है हमारी एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम कहाँ पे होती है? हमारी हार्ट की सबसे, मान लीजिए ये हम आपका ये हार्ट है, ये आपका हार्ट है, सबसे आउटर जो सरफेस होगी वो हमारी होगी एपिकार्डियम। अंदर की जो सरफेस होगी, इसके अंदर जो मसल्स होती है, हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट वाला एरिया होता है वो होता है मिडकार्डियम, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है हमारी एंडोकार्डियम। ये हमारा बाहर बाहर का पार्ट था, आउटर पार्ट था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। अब जो हमको पढ़ना है स्पेशल वो है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है? सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? जैसे हाइपरटेंशन है, इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? इटियोपैथोजेनोसिस, मतलब ये हाइपरटेंशन होने के कारण क्या है, कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से हमें हाइपरटेंशन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होंगे जो हमारे हाइपरटेंशन में दिखने लगेंगे, और उसका ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल।
मतलब दवाइयों के द्वारा हम ट्रीटमेंट करें और बिना दवाइयों के द्वारा हम ट्रीटमेंट करें। आज हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। चलिए, हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन क्या है? एक प्रकार की कंडीशन है। क्या है हाइपरटेंशन? कंडीशन है जिसमें फोर्स, फोर्स मतलब प्रेशर, फोर्स मतलब प्रेशर ऑफ ब्लड। किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर किस पर पड़ता है? जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, मान लीजिए जो आर्टरीज होती हैं उसकी दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है और हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स निकली हुई हैं, तो इन ब्लड वेसल्स पर जो दबाव पड़ेगा उसे कहते हैं हम हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में दो प्रकार के माप होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक। देखिए, हाइपरटेंशन को हम कहते हैं क्या? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर में दो प्रकार की इकाइयां होती हैं। एक होता है, कहते हैं ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी। ऊपर का बीपी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे का बीपी मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। अब 120 बटे क्या है? 120 जो प्रेशर है हमारा वो हमारा सिस्टोलिक है, और जो 80 है वो क्या है? डायस्टोलिक। क्या है? 120 जो सब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है हमारा सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है डायस्टोलिक। अब बात आती है इटियोपैथोजेनोसिस, मतलब ये हाइपरटेंशन होने के कारण क्या क्या है। हाइपरटेंशन के कारण जानते हैं हमको। अब देखिए, बेसिकली कहा जाए तो हाइपरटेंशन का कोई कारण नहीं होता। अमूमन जो कारण है, जो कोई कह दे कि हमें इस वजह से हो गया है, इस वजह से हो गया है, तो हाइपरटेंशन का कोई इस एक स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, और वो अभी तक उसकी शायद खोज भी ना हुई हो। तो हाइपरटेंशन का कारण क्या है? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रेस, तनाव। तनाव क्या है? हमारे हाइपरटेंशन का एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा क्या होता है? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब इंसान बैठा है तो बैठा ही है, उठ ही नहीं रहा है, कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इस कारण से होता है। और फूड, खाने की वजह से कुछ भी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है, अदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है, वो खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपरटेंशन हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है कि इसी कारण से हाइपरटेंशन हो, लेकिन हाँ, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। एक और बहुत बड़ा कारण है साल्ट इंटेक। साल्ट इंटेक मतलब एक्सेसिव साल्ट इंटेक। जो जरूरत से ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करता है उसको भी हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हमारे कुछ कोर्स थे। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं कि इस हाइपरटेंशन होने के हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम हैं जो हमें हाइपरटेंशन पर दिखाई देते हैं? देखिए, किस्मत की बात से हाइपरटेंशन के कोई भी लक्षण इंसान के शरीर में दिखाई नहीं देते। हाइपरटेंशन
कि कोई भी लक्षण हमारे शरीर में नहीं दिखाई दिए जाते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन का जो दूसरा नाम है वो है साइलेंट किलर। मतलब इंसान को हाइपरटेंशन होता है और एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अचानक से उसको स्ट्रोक पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। तो हाइपरटेंशन के कोई भी सिम्टम पैदा नहीं होते। हाँ, कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेडेक, सिर दर्द देना और एक्सेसिव स्वेटिंग, एक बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आना और घबराहट होना, बेचैनी होना, ये कुछ सिम्टम है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब जाके ये सिम्टम आते हैं। और वरना इनमें से कोई भी सिम्टम हमारे हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं आते। तो हाइपरटेंशन को इसलिए हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि इसके ये अपना कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है। अब मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है? सबसे बड़ी बात, कैसे हम पता करेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है? एक बीपी मशीन होती है, मरकरी लगी रहती है उसमें, और एक कफ रहता है जो हाथों में बांधा जाता है। फिर उसको प्रेशर से हम उसका बीपी नापते हैं। यदि उसका बीपी 120/80 120/80 mmHg आता है तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे बड़ा हुआ होता है, मान लीजिए 130/85 आ गया, तो आपका ये किस में जाएगा? फर्स्ट स्टेज हाइपर टेंशन। अब यही आपका बीपी यदि 140/90 के आसपास पहुंच गया तो आपका सेकेंड स्टेज हाइपर टेंशन। आज बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि जो हमारा बीपी है 140/90 है, हमारा नॉर्मल है। नहीं, यदि किसी का बीपी 140/90 होता है तो आगे जाके उसको ये संभावना 100% बन जाती है कि या तो उसको स्ट्रोक आएगा या फिर हार्ट अटैक आएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट, हाइपर टेंशन का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये दो प्रकार से किया जा सकता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। चलिए, हम कॉज की बात कर रहे थे या पहले, तो इडियोफार्माकोपैथोजेनेसिस में एक और जो इम्पोर्टेंट कॉज है, कारण है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है हमारा इसका हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा स्मोकिंग है। अब इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब हम उसको दवाइयां नहीं दे रहे हैं, हम उसकी डेली रूटीन या उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर हो सकता है कुछ हद तक कम हो जाए। तो कैसे हम करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल से? सबसे पहले सॉल्ट का इंटेक था, जो हम जो सॉल्ट खा रहे थे उसको क्या कर देंगे? कम करेंगे। सॉल्ट का इंटेक क्या करना है? कम करना। सॉल्ट का इंटेक कम करेंगे। स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता है, स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, इसकी वजह से उसको कम कर सकते हैं स्ट्रेस को। क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम स्ट्रेस को खत्म नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम नमक कम खाएं, स्ट्रेस कम लें और फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना कम से कम 45 मिनट कंटिन्यू वॉकिंग या फिर 30 मिनट तेज हमको चलना है, जो हमारी डेली एक्सरसाइज हो सके, मेडिटेशन कर सके, जिससे भी हम हाइपरटेंशन पर कुछ हद तक, 100% तो नहीं, लेकिन हाँ शुरुआती में कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इन कंडीशन से भी कम नहीं हुआ, यदि मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 130
85 आ गया तो ठीक है, उसको हम कहेंगे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, और फिर भी कम नहीं होता है तो उसका बीपी बढ़ता ही जाता है, तो फिर उसको हम फार्माकोलॉजी का मैनेजमेंट देंगे, मतलब हम उसको अब दवाइयाँ देना चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग दवा दी जाती है बीपी की, तो एक दवा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारा आ जाता है एमलोडिपिन। इसकी हम स्टार्टिंग डोज है जो हमारे 2.5 mg, फिर 5 mg, फिर मैक्सिमम 10 mg पर डे तक दे सकते हैं। इससे कुछ हद तक नहीं, बहुत सारे लोगों में सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हमारा बीपी का मैनेजमेंट हो जाता है। बीपी हमारा नॉर्मल रेंज पे 120/80 की रेंज पे आ जाता है। बाय द वे इससे नहीं हुआ तो फिर हमको कॉम्बिनेशन में ड्रग देनी पड़ती है। कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी ड्रग देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये तो देना ही है, साथ में हमारे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर दवा देंगे जिससे हमारा बीपी जो है कि हाँ 99.99 संभावना होती है कि हमारा बीपी कम हो जाएगा। तो जितने भी लॉल लास्ट में जिनके लॉल जुड़ा होता है, एटिनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये दवाइयाँ जो होती हैं हमारी, तो हम इसको कॉम्बिनेशन में दवा देते हैं जिससे हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉक होता है, और बीटा बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं जिससे हमारा बीपी डाउन हो जाता है। अब फिर भी इनसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें और कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं, जैसे कि डाययूरेटिक्स। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा बीपी कम हो जाता है। यह आपका हाइपरटेंशन का लेक्चर था। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा एंजाइना। एंजाइना पर कल स्टडी करेंगे। ये आपका टॉपिक था आज का, हाइपरटेंशन, जो आया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत। थैंक यू।